नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और बिहार में जनसभा के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में करेंगे रोड शो। अमित शाह गुजरात के अलावा दमन और दीव में संभालेंगे कमान। विपक्ष के प्रचार में आई धार। गुजरात और कर्नाटक में न्याय संकल्प यात्रा करेंगी प्रियंका गांधी, तो वहीं अखिलेश यादव बदायूं और मैनपुरी में करेंगे प्रचार। बीएसपी के लिए मायावती की आगरा में होगी रैली। तेलंगाना के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली समेत कई जगहों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान। सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश के आसार। और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी टक्कर। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने रोमांचक मैच में मुंबई इंडियंस को 24 रन से दी शिकस्त। और आइए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं 24 की चुनौती की। देश में लोकसभा चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले झारखंड पहुंचेंगे, जहां वो पलामू और लोहरदगा में चुनावी जनसभाएं करेंगे। इसके बाद पीएम बिहार के दरभंगा में बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में एक रैली करेंगे। दिन के अंत में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कानपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक रोड शो करेंगे। उत्तर प्रदेश में रोज चढ़ रहे पारी के साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं। 7 मई को होने जा रहे चुनाव के लिए यहां प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ पिछले चुनाव से बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद में है। वैसे तो अखिलेश यादव अभी 2 दिन पहले बदायूं में चुनावी सभा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आज गुन्नौर के बबराला और साथ में सहसवान में रैली करेंगे। बदायूं लोकसभा सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यहां समाजवादी नेता शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का मुकाबला दुर्विजय सिंह शासके से होगा। और बदायूं के अलावा अखिलेश और डिंपल यादव मैनपुरी में आज रोड शो करेंगे। मैनपुरी वो सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाता है। यहां डिंपल के खिलाफ बीजेपी ने जयवीर सिंह पर दांव लगाया है। बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात और दमन दीव में चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह गुजरात में 2 और दमन दीव में 1 रैली को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले गुजरात के बोडेली छोटा उदयपुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली करेंगे, जिसके बाद वे गुजरात के ही वलसाड लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। गुजरात के बाद अमित शाह दोपहर में दमन दीव पहुंचेंगे, जहां वे दुनेठा में एक रैली को संबोधित कर पार्टी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव के प्रचार में देश भर की पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर वोटरों को लुभाने में लगी हुई हैं। विपक्षी पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दिल्ली में अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं से संवाद करेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुजरात के बनासकांठा समेत कर्नाटक के दावणगेरे और हावेरी में न्याय संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मध्य प्रदेश के चाचौड़ा, सारंगपुर और उज्जैन में धुआंधार प्रचार करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती आज उत्तर प्रदेश के आगरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। वहीं बिहार में मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं।
और आइए अब बात करते हैं चर्चित लोकसभा सीट की। महाराष्ट्र की कोल्हापुर लोकसभा सीट भाजपा कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गई है। कोल्हापुर में एनडीए के संजय मांडलिक चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस से शिवाजी के वंशज शाहू छत्रपति किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कहते हैं कोल्हापुर के राजनीतिक समीकरण, देखिए कोल्हापुर की चुनावी जमीन से हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की कोल्हापुर लोकसभा सीट काफी सुर्खियों में है। सीट पर एनडीए और इंडी गठबंधन का मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। जहां कांग्रेस पार्टी ने शिवाजी के वंशज को मैदान में उतारा है, वहीं एनडीए ने इस सीट पर पिछला लोकसभा चुनाव जीत चुके संजय सदाशिव मांडलिक को मैदान में उतारा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस सीट पर पिता और कोल्हापुर के 4 बार के सांसद सदाशिवराव मांडलिक की विरासत का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस सीट पर एनडीए प्रत्याशी का परचम लहरा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में शिवसेना के संजय सदाशिव मांडलिक ने चुनाव जीता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना के टिकट पर इस सीट से संजय सदाशिव मांडलिक ने एनसीपी के धनंजय महादिक को 2,70,000 से भी अधिक मतों से हराया था। एनडीए उम्मीदवार संजय सदाशिव मांडलिक केंद्र सरकार के द्वारा किए गए 10 सालों के विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाकर वोट मांग रहे हैं। कोल्हापुर लोकसभा सीट पर 23 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 68 साल जिस कांग्रेस को, जिस एनडीए को देश के लोगों ने सत्ता दी, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए, गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया गया, लेकिन गरीबी हटी नहीं। इन 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश को एक नया आयाम दिया है। लोगों को विकास चाहिए, हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने विपक्षी गठबंधन के महाविकास आघाड़ी के संयुक्त उम्मीदवार शिवाजी के 12वें वंशज शाहू छत्रपति महाराज को मैदान में उतारा है। शाहू छत्रपति की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता उनके परदादा कोल्हापुर के पूर्व राजा राजऋषि शाहू महाराज की विरासत पर भरोसा कर रहे हैं। बसपा की तरफ से संजय भीकाजी मांगड़े चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और we follow the policies of Chhatrapati Shivaji Maharaj and Rajashri Shahu Chhatrapati Maharaj, who was a great reformer, social reformer, and so everything is going fine. बात अगर करें चुनावी मुद्दों की, तो कोल्हापुर लोकसभा सीट पर विकास एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे तो क्या है कि आम आदमी के लिए सुविधा कम है। जैसे पढ़ाई में रहने दो बच्चों के लिए, अच्छे उचित शिक्षण चाहिए यहाँ पे। आज तक कोल्हापुर को अच्छा नेतृत्व नहीं मिला है। कोल्हापुर जितना चाहिए उतना प्रगति नहीं हुई है। पर्यटकों का भी विकास होना चाहिए और पर्यटन क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा। कोल्हापुर संसदीय सीट पर पहला आम चुनाव साल 1952 में हुआ। ये सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही। यहां से कांग्रेस ने 10 बार जीत हासिल की। कांग्रेस के उदय सिंह राव गायकवाड़ सबसे ज्यादा 5 बार इस सीट से सांसद चुने गए। कोल्हापुर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान होगा। सीट पर लगभग 19,21,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि इस हाई प्रोफाइल सीट पर जनता का जनादेश किसे मिलता है और कौन उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। गर्मी से बेहाल महाराष्ट्र के 11 लोकसभा क्षेत्रों में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। ऐसे में क्या हालात हैं यहाँ के, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेश कुमार शीतल ने। मराठवाड़ा, कोंकण और पश्चिमी महाराष्ट्र के लिए तपती जमीन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार चुनावी मौसम में ये गर्मी एक अलग ही कहानी गढ़ रही है। दरअसल पहले जहां ऐसे मौसम में सन्नाटा पसरा रहता था, वहीं इस बार ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि धुआंधार
और प्रचार में जमीन की गर्मी हवा होती दिख रही है। दिलचस्प बात यह है कि ये असहनीय गर्मी मतदाताओं, खासकर युवा मतदाताओं की मतदान को लेकर गंभीरता को भी टस से मस नहीं कर पा रही है। कोल्हापुर में तो बहुत गर्मी है, हवा तो नहीं है, फिर भी मैं वोटिंग करने जाने वाली हूँ। बाकी जाएंगे कि नहीं मालूम नहीं। प्रचार जाना चाहिए और प्रचार भी बहुत करना चाहिए। इतनी गर्मी रहने दो, देश के लिए, अपने देश के लिए अपन गर्मी भी नहीं सोचेंगे, लेकिन देश का अच्छा और सच्चा नेता मिल जाएगा हमको, तो सच बोलने वाला, गोर गरीब को देखने वाला मिल जाएगा, तो हम उसको जरूर उसको मतदान करेंगे। सब मतदान करिए, क्योंकि हमारा एक वोट हमारे देश के विकास के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ इस मतलब धूप में भी आप अपने खुद की हेल्थ का ख्याल भी रखिए और मतदान भी करिए। धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप 7 तारीख को मतदान करने के लिए जाना मत टालिए। मतदान करना हमारा अधिकार है, इसलिए आपको मतदान करने के लिए जाना चाहिए। इस बीच स्थानीय प्रशासन भी ये सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहा है कि मतदाताओं का मनोबल बना रहे और मौसम का असर चुनाव में उनकी भागीदारी पर ना पड़े। हर एक मतदार के लिए पीने का ठंडा पानी की व्यवस्था की जा रही है और ORS हर एक पोलिंग स्टेशन पे अवेलेबल किया जा रहा है। मेडिकल किट हर एक पोलिंग स्टेशन पे प्रोवाइड किया जा रहा है और हमारी जो मेडिकल टीम है हर एक PHC में, सब सेंटर में, रूरल हॉस्पिटल में और हमारे मेडिकल हॉस्पिटल में भी ऑन अलर्ट है। अगर किसी मतदार को कोई भी मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस और हमारी पूरी मेडिकल टीम अलर्ट मोड पे है। इस बीच मौसम विभाग ने भी लोगों को इस भीषण गर्मी में बचाव के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। और बंगाल कभी वामपंथ का गढ़ होता था, लेकिन अब लाल किला वहां का हाशिए पर नजर आता है। पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट पर इंडी गठबंधन ने CPM के आपको बता दें कि SM सादी पर दांव खेला है और सादी का मुकाबला BJP की अमृता राय और TMC की महुआ मोइत्रा से हैगा। और साथ में DD न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने CPM उम्मीदवार से चुनाव प्रचार के दौरान खास बातचीत की है। मैं इस वक्त कृष्णानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं और ये है शांति नगर और मेरे साथ हैं CPM के SM सादी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, एक तरफ BJP है और एक तरफ TMC, ऐसे में CPM के कितने चांसेस हैं? 100% चांस है। इस अगला चुनाव में CPM लेफ्ट फ्रंट सपोर्टेड बाय कांग्रेस विन दिस सीट 100%। आपको इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि अगले दिन में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो TMC वाला था, TMC का MP था, कुछ नहीं किया है। एक तरफ जो आपका अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो कोशिश कर रहा है कि BJP को टक्कर दे, लेकिन TMC बोल रही कांग्रेस को ही वोट मत दो, तो कैसे आप लोग? TMC वाला ये BJP वाला का एक ही बात है, जो TMC है वो BJP वाला है। एक ही 2 शोरूम है, गोडाउन एक है, एक TMC शोरूम, एक BJP शोरूम। जो लोग सुबह में TMC है वो रात में BJP, जो रात में BJP है वो दिन में TMC है। ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है रानाघाट कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग उम्मीदवार है वो BJP का MLA है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या प्रॉमिस करेंगे आप कृष्णानगर के लिए? हमारा मुद्दा है जो लोगों को काम नहीं है उसको काम, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर किसान के लिए, खेत मजदूर, इसके जो 100 डेज वर्कर डेज, तो उसके जो काम, इसके लिए हम लोग काम करेगा। और हमारा जो रेल लाइन कृष्णनगर करीमपुर रेल लाइन, ये इम्पोर्टेंट रेल लाइन है, ये सब काम चल रहा है। तो ये थे CPM के कैंडिडेट जिनका ये कहना है कि TMC और BJP ने जो वादे किए उनको निभाए नहीं, लेकिन ये लोगों को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं और क्षेत्र का विकास करने का भी। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज कृष्णानगर। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। तेरी
होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। राहुल जी, कहाँ भागे जा रहे हो इतनी बारिश में? अरे पापा बस वोट डाल के आया। बेटा मौसम देख, अभी जाना जरूरी है क्या? पापा, पहले बरसात के समय कैसे कच्चे मकान में सब पानी पानी हो जाता था, अब जिसने हमें पक्की छत दी है उसे वोट भी तो भाग के ही जाके देना होगा ना। तो आप भी चलो ना मेरे साथ। हाँ चल रहा हूँ, चल। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए 6 मई तक नामांकन दर्ज कराया जा सकता है। दिल्ली में कांग्रेस और आप एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पंजाब में ये दोनों पार्टियां अलग अलग मैदान में हैं। दिल्ली में क्या है लोगों की कांग्रेस और आप पर प्रतिक्रिया, आइए जानते हैं। नई नियुक्ति कांग्रेस पार्टी ने करी है देवेंद्र यादव जी की। वो पंजाब में प्रभारी हैं और वहाँ पर उनकी यही मांग है कि आप पार्टी बहुत भ्रष्ट है, पंजाब की सरकार को बर्खास्त किया जाए, इनके सारे मंत्रियों एमएलए के खिलाफ सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि लोग पंजाब को लूट के खा गए हैं। और वही व्यक्ति दिल्ली में आकर आज आप पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। वो कहते हैं ना, चोर चोर मसूरे भाई। इस तरीके की जो इनकी एक, मैं समझता हूँ, षड्यंत्र ही कहूँगा कि पंजाब में कुछ और दिल्ली में कुछ, लेकिन देश की जनता सब देख रही है और इसका असर पंजाब और दिल्ली में नहीं पूरे देश में पड़ने वाला है। उन्होंने इंडिया नाम से गठबंधन बनाया, उस गठबंधन में सारी तमाम पार्टियां थी, केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो ये दोनों जो वो है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, आपस में जो है, यहाँ तो गठबंधन है दिल्ली के अंदर, दिल्ली में भी गठबंधन नहीं है देखा जाए तो, और ना ही वहाँ पर जो है, क्योंकि उनको पता है कि हम पूरी तरह से हारेंगे, इसलिए जो है वो अलग अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने वहाँ थोड़ी ज़मीन तैयार की है, लेकिन दिल्ली में जो है उनकी ज़मीन तैयार नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने गठबंधन तैयार कर लिया। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें, दोनों कैंडिडेट बाहरी है, कन्हैया भी बाहरी है और उदित राज भी बाहरी है। तो ऐसी स्थिति में अब कह रहे हैं कि हम जो है ऑब्जर्वर बनाएंगे दोनों पार्टियों के जाकर के हम जो है वो एक साथ लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? पंजाब में तो अलग अलग लड़ रहे हैं, दिल्ली में एक हो गए हैं। तो दिल्ली की पब्लिक को ये पता नहीं चल रहा है कि भी कौन सा मैनिफेस्टो कांग्रेस का मानेंगे या आम आदमी का मानेंगे। तो इस तरह दिल्ली की पब्लिक तो बहुत परेशान है, कंफ्यूज है कि भी वो अपने आप को ठगा सा मान रही है कि दिल्ली की पब्लिक ने पहले कांग्रेस को वोट दिया, अब कांग्रेस भी उनके साथ आ गई, तो अब आम आदमी को वोट दें या कांग्रेस को वोट दें, दोनों के मैनिफेस्टो अलग अलग हैं। और एक तरफ इंडिया गठबंधन में एक साथ होने के बावजूद भी इनका कोई भी आपस में विचारधारा नहीं मिलती है, एक दूसरे को एक तरफ गाली दे रहे हैं और दिल्ली के लोग जो है इस चीज़ को ठगा महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर गठबंधन कर रहे हैं और पंजाब के अंदर बिना गठबंधन का चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की जनता को तो बेवकूफ़ बना ही बना रहे हैं, पूरे देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दो तरफा मुंह की राजनीति करने वाले दिल्ली और पंजाब के जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और देश की जनता के साथ कर रहे हैं। अगर गठबंधन करते तो पूरे देश के साथ एक साथ मिलकर करते। दो मुहा राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जारी है। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े रोचक तथ्यों की बात करें तो अब तक देश में 2 चरणों का मतदान हो चुका है। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होना है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल 2014 को तीसरे चरण के तहत 10 सीटों पर मतदान हुआ था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में 23 अप्रैल 2019 को तीसरे चरण के तहत 10 सीटों पर ही मतदान हुआ था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 7 मई 2024 को तीसरे चरण के तहत 10 सीटों पर ही मतदान होने जा रहा है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं। देश के अधिकांश भाग में गर्मी का प्रकोप चल रहा है। तेलंगाना के कई भाग भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राज्य के पेडापल्ली, सूर्यापेट, जगतियाल और खम्मम जिलों में तापमान 46 को पार कर गया है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में और 3 दिन तक भीषण गर्मी जारी रहेगी। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने में परहेज करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में आज 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावनाएं व्यक्त की हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र में अगले 3 दिन में हल्की वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वी भागों में रविवार तक और दक्षिणी हिस्सों में सोमवार तक भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी तमिलनाडु में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि रविवार और सोमवार को देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंधी और तेज बारिश का अनुमान है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 8 मई तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। अपनी यात्रा के दौरान वे शिमला के मशोबरा स्थित राष्ट्रपति भवन में रुकेंगी। राष्ट्रपति 6 मई को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। वहीं 7 मई को राष्ट्रपति गेटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स शिमला में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगी। बाद में वे शिमला के राजभवन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में अरुण रेड्डी नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि स्प्रिट ऑफ कांग्रेस नामक एक्स अकाउंट का संचालन करने वाले अरुण रेड्डी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री का एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा था। अरुण रेड्डी खुद को कांग्रेस समर्थक बताते हैं और उन्होंने अपनी प्रोफाइल में खुद को सोशल मीडिया में AICC का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बताया है। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पोस्टर वाली खुद की तस्वीर भी लगाई है। और दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने विनोद चौहान को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि शराब घोटाले में ये 18वीं गिरफ्तारी है और आरोपों के मुताबिक कि कविता के निजी सचिव अशोक कौशिक ने विनोद चौहान को पैसों से भरा बैग दिया था। इसके बाद विनोद चौहान ने इन पैसों को हवाला के जरिए आप के लिए गोवा चुनावों के लिए भिजवाया था। और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक सड़क हादसा हुआ है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों की बम दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और जवान आपको बता दें चूही पहाड़ी के मतदान केंद्र का निरीक्षण कर लौट रहे थे। तभी चेहला गांव के करीब अचानक ब्रेक फेल होने से बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। वहीं हादसे में 17 जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच बेंगलुरु में आयोजित होगा। प्ले ऑफ की दौड़ में अभी भी बाहर नहीं हुई RCB के लिए इस मैच में जीत दर्ज करना बेहद ज़रूरी होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मैच में 6 अंक लेकर तालिका में सबसे नीचे है, जबकि टाइटंस 10 मैचों में 8 अंक लेकर 8वें स्थान पर हैं। RCB के लिए विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं, जिन्होंने इस सीजन में अब तक 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। और IPL में कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 24 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम ने मुंबई के सामने जीत के लिए 170 रन का लक्ष्य रखा था। कोलकाता के लिए वेंकटेश अय्यर ने 70 रन बनाए, जबकि मनीष पांडे 42 रन बनाकर आउट हो गए।
इनके अलावा टीम का कोई अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की टीम 18.5 ओवर में 145 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। इस हार के साथ ही प्लेऑफ में पहुंचने की मुंबई की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दी, नमस्कार।